गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज मुझे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ऊपर चर्चा करनी है। पूरी तरह से गुलाम वंश समाप्त हो चुका है। गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर की हत्या हो गई है और कैमूर की हत्या होने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठता है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही बारे में आज पूरा चर्चा करना है, उसको समझना है। देखिए क्या है, पहले उसकी उपाधि पढ़ेंगे, पहले परिचय पढ़ेंगे, फिर उपाधि पढ़ेंगे, फिर चुनौती पढ़ेंगे, तत्पश्चात उसकी मृत्यु करा देंगे क्योंकि इसके अंतर्गत इतना ही टॉपिक है। उसके बाद जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो भतीजा रहेगा या दामाद रहेगा अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में पूरी डीप क्लास चलेंगी। और इसके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में जितना मैं बता रहा हूँ उतना किताब में भी है, उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास किया जाए। देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी, खिलजी, इसको समझने का प्रयास किया जाए। और सबसे पहले इसका परिचय पढ़ते हैं, फिर इसका उपाधि पढ़ेंगे, तत्पश्चात इसकी चुनौती पढ़ेंगे, फिर इसकी मृत्यु होगी। बस इतना ही टॉपिक है इसके अंतर्गत, इतना ही समझना है। परिचय को समझने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा ये कि खिलजी इसको क्यों कहा जाता है, इसको खिलजी ही क्यों कहा जाता है। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या खिलजी कोई भी वंश, या तो ये तुर्की थे, तुर्किस्तान के रहने वाले थे, जैसे कजाकिस्तान में एक जगह है तुर्किस्तान, वहां के रहने वाले थे। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या खिलजी वंश के लोग जो होते थे, ये अफगानिस्तान में हेलमंद नदी है और हेलमंद नदी के किनारे एक खल्ज नामक गर्म स्थान है। अफगानी भाषा में खल्ज को गर्म स्थान कहते हैं। तो वो क्या है कि वहाँ पे खल्ज जनजाति बसी हुई थी और बलबन के टाइम में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली आता है और बलबन इसे मोल ले लेता है, यानी बलबन इसे गुलाम बना लेता है। और बलबन इसको ये भी तगड़ा रहता है शरीर से, इसलिए इसे खासदार का पद दे देता है। इसको क्या चीज़ का पद देता है? खासदार का पद देता है। बलबन इसको उपाधि में पढ़ाएंगे, खासदार का पद देता है। तो खिलजी का ये जितना मैं बोला हूँ उतना ही परिचय है, किसी भी बुक में देख लीजिए। तो एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का परिचय रहा। अब उपाधि के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो बलबन इसे क्या किया था? बलबन इसे खासदार का पद दिया था, खासदार का पद दिया था, यानी कि अंग रक्षक का पद दिया था, खासदार का पद दिया था। जब बलबन का पोता कैकुबाद जब सुल्तान बनता है दिल्ली का, तो ये देखिए, बलबन इसे अंगरक्षक का पद दिया था, खासदार का पद दिया था और साथ में इसे साबाना का सूबेदार बना दिया था। पाकिस्तान में एक साबाना जगह है, साबाना का सूबेदार बना दिया था। क्या बना दिया था? सूबेदार बना दिया था। तो कैकुबाद क्या करता है कि ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपने पास बुला लेता है। कहाँ बुला लेता है? अपने पास बुला लेता है। और पास बुलाने के बाद इसको आरिज मुमालिक का पद दे देता है। क्या दे देता है? आरिज मुमालिक का पद दे देता है। आरिज मुमालिक का पद दे देता है। इसके साथ शाइस्ता खां का भी पद दे देता है। शाहिस्ता खां का भी पद दे देता है और बरन का सूबेदारी भी दे देता है। बरन की सूबेदारी भी दे देता है, सूबेदार भी बना देता है। इतना ही इसका उपाधि है। खासदार के रूप में, आरिज मुमालिक के रूप में सैन्य प्रमुख, दिल्ली के सैन्य प्रमुख बनता है। शाइस्ता खां के रूप में बरन के सूबेदारी। बरन का वर्तमान नाम बुंदेलखंड है।
बुंदेलखंड है, खंड है, ये समझ लीजिए। कभी आ जाए क्वेश्चन तो आप घबराइएगा मत। एक ये इसकी उपाधि है। चुनौती देखते हैं क्या है। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बल्ब यानी कि ये समझ लीजिए गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, हत्या करके गद्दी पर बैठा था। तो तुर्क सरदार इसको तो चाहेंगे नहीं, क्योंकि ये नीच कुल का है, कोई बड़ा कुल का भी नहीं है, खल्ज नामक स्थान का, अफगानिस्तान का रहने वाला है। और ओरिजिनल तुर्की इसे तुर्की के वंशज भी नहीं मानते हैं, इसलिए इसकी चुनौती तो होगी ही। तो चुनौती देखिए क्या है, इसकी चुनौती है, एक में जो इसकी चुनौती में है कौन कौन है। एक का नाम है मलिक छज्जू, दूसरा का नाम है सीधी मौला, तीसरा का नाम है फखरुद्दीन। निजामुद्दीन का ये ससुर था। उसके बाद नाम है मल्लू खां, नाम मल्लू खां रहता है। यहां देखिए ये एक गुलाम वंश से संबंधित रहता है। मलिक छज्जू जो है गुलाम वंश से संबंधित रहता है। सिद्धी मौला एक ईरानी संत रहता है, और फखरुद्दीन ये निजामुद्दीन का ससुर रहता है। जो निजामुद्दीन जब एक कैकूबाद जब गद्दी पर बैठा था तो निजामुद्दीन इसका दोस्त था, निजामुद्दीन का ये वध कर दिया था षड्यंत्र के द्वारा, उसी का ये ससुर रहता है। तो इसको भी संतुष्ट करना है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। उसके मल्लू खां रहता है। यहाँ देखिए मलिक छज्जू को एक काड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दे देता है। कहाँ दे देता है? काड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दे देता है। इलाहाबाद को कहा जाता है काड़ा मानिकपुर के पास में, काड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दे देता है। सिद्धी मौला को बहुत बड़े पद पर डाल देता है, मतलब कि संत में ही पद के रूप में डाल देता है। और फखरुद्दीन को दिल्ली का कोतवाल बना देता है, संपूर्ण दिल्ली का कोतवाल बना देता है। और मल्लू को अवध की सूबेदारी दे देता है, सूबेदारी दे देता है। सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। परंतु मलिक छज्जू और सिद्धी मौला मानता नहीं है, तो सिद्धी मौला को वो पकड़वा लेता है और दिल्ली में सिद्धी मौला को पकड़वा कर दिल्ली में एक हाथी के नीचे डलवा देता है। हाथी इसके सीना तोड़ देता है और सिद्धी मौला की समाप्ति हो जाती है। सिद्धी मौला मर जाता है, खत्म हो जाता है, सिद्धी मौला की चुनौती समाप्त हो जाती है। मलिक छज्जू को पकड़वाने के लिए अपना एक भतीजा अली गुरसप्स को भेजता है। अली गुरसप्स को भेजता है। बाद में यही अलाउद्दीन खिलजी के रूप में राज करेगा। अली गुरसप्स को भेजता है। मलिक छज्जू युद्ध में हार जाता है और पकड़ा जाता है। मलिक छज्जू को फिर दिल्ली लेकर आया जाता है। लेकिन मलिक छज्जू जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ये मतलब कि ये दोस्त भी था। जब कैकूबाद जब था तो ये दोस्त भी था। तो इसको देखकर, इसकी चेहरा को देखकर ये इसे माफ कर देता है और कहता है कि हमारा कोई धारणा नहीं है, हमारा कोई मन नहीं है कि हम किसी मुसलमान का रक्त बहाएं। और यहाँ पे ये देखा जाता है कि मतलब कि ऐसा माना जाता है कि ये 70 साल में सुल्तान बना था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो 70 साल में जो सुल्तान बनेगा उसके ब्लड अपने आप मतलब समझ लीजिए ठंडा हो जाएगा और लड़ाई नहीं कर पाएगा। इसलिए सहिष्णुता का ये ढोंग रचाता है और मलिक छज्जू को माफ कर देता है। मलिक छज्जू को फिर कोई अच्छा पद देकर इसको संतुष्ट कर लेता है। फखरुद्दीन और मल्लू खां को पूरी तरह से संतुष्ट कर देता है। अब इसकी जितनी भी ये सूचियां थी ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, चुनौती इसकी समाप्त हो जाता है। इतना याद रखिएगा।
इसकी चुनौती पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। मलिक छद्दू को विद्रोह करते हैं, उसको हराता है। सिद्दी मौला को ईरानी संत को मरवा देता है। फखरुद्दीन को दिल्ली का कोतवाल बना देता है। मल्लू खां को अवध की सूबेदारी दे देता है। पूरी चुनौती समाप्त हो जाती है। अब देखिए थोड़ा सा इसका विजय अभियान थोड़ा देखने का हम प्रयास करते हैं। विजय अभियान ये रणथंभौर पर आक्रमण कर देता है। रणथंभौर पर आक्रमण कर देता है 1291-92 में कर देता है। रणथंभौर पर आक्रमण कर देता है। जब ये रणथंभौर जाता है तो जब रणथंभौर का किला देखता है तो इसकी होश खराब हो जाती है कि उस किला को फतह करना है। इसके सैन्य बल में ताकत नहीं थी, इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता है। ये स्टेटमेंट क्या देता है कि हमें हमारे सेना के एक मुस्लिम के जीवन के बराबर रणथंभौर का किला नहीं है। ये अपने हार को स्वीकार करके, हार को छुपाना चाहता है, हार को स्वीकार करके फिर दिल्ली वापस आ जाता है और इस तरह ये अपने मतलब कि नहीं कहा जाता है, जिसको कहा जाता है बहुत ही ताकतवर होने का ढोंग रचाता है और हार जाता है। इसके बाद लेकिन ये मंगोलों से लड़ाई करने में काफ़ी मतलब कि अपना सूझबूझ और सैन्य कुशलता का परिचय देता है। देखिए जो जैसे मान लीजिए कि इसके समय में अब्दुल्ला का फिर आक्रमण होता है। अब्दुल्ला फिर जो मंगोल का जो राजा था मंगोलों का, वो अब्दुल्ला फिर आक्रमण कर देता है इसके ऊपर और ये अब्दुल्लाह को युद्ध में हारा देता है। मंगोलों का जो राजा था अब्दुल्ला इसको ये युद्ध में हराता है और इसका एक सेनापति रहता है। किसका सेनापति? अब्दुल्लाह का सेनापति, जिसका नाम रहता है उलुग खां नाम रहता है। उलुग खां को अपने किसी तरह षड्यंत्र करके या किसी तरह कूटनीति के सहारा लेकर इसको अपने पक्ष में मिलाकर अब्दुल्ला को हराता है और उल्लुग खां को दिल्ली लेकर आ जाता है इसके 4000 सिपाहियों के साथ। उल्लुग खां को दिल्ली लेकर आता है 4000 सिपाहियों के साथ। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दोनों को इकट्ठा हराया था और उल्लुग खां को बंदी बनाकर लेकर आया था, परंतु ऐसा बात नहीं है। उल्लुग खां को ही अपने में मिलाकर इसको दिल्ली लेकर आ जाता है 4000 सिपाहियों के साथ। 4000 सिपाहियों के साथ ये क्या लेता है? दिल्ली लेकर आ जाता है। और ये जब दिल्ली लेकर आता है तो एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की एक लड़की रहती है बहुत सुंदर, इससे ये प्यार कर बैठता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अंतिम में इसको क्या कर देता है? इससे शादी कर देता है और अपने फिर सहिष्णुता का परिचय देता है, शादी कर देता है और इन लोगों के लिए मंगोलपुरी एक नगर बसाता है। मंगोलपुरी एक नगर बसाता है, दिल्ली में नगर बसाता है और यहाँ के जितने भी सैनिक थे सारे सैनिकों को मुस्लिम बना देता है और इस प्रकार बने हुए मुस्लिम को नौ मुस्लिम कहा गया है। तो मंगोलपुरी इसने ही बसाया था। अब उल्लुग खां से अपने बेटी की शादी भी किया था। ये इस प्रकार की इस युद्ध करता है और युद्ध में एक जगह हारता है, लगभग हारी मान लीजिए रणथंभौर का, और एक जगह ये जीत जाता है। उल्लुग खां को हराता है, फिर अब्दुल्ला का हराता है, जीत जाता है। इसकी ये पूरी तरह से कहानी है। अब देखिए थोड़ा सा हम चलते हैं अली गुरसब्स पर। अली गुरसब्स इसका भतीजा रहता है और दामाद भी रहता है। अली गुरसब्स पर चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अली गुरसब्स पकड़ कर लाया था मलिक छज्जू को काड़ा मानिकपुर से। तो काड़ा मानिकपुर की फिर सूबेदारी की स्थान खाली हो गई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने भतीजे को काड़ा मानिकपुर का सूबेदारी दे देता है। काड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दे देता है। काड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दे देता है और ये बिना अपने चाचा से बोले ये देवगिरी पर हमला कर देता है। महाराष्ट्र में 1296 में देवगिरी पर हमला कर देता है। 1296 में। यहाँ देखिए 1296 AD में अली गुरसब्स देवगिरी पर आक्रमण कर देता है। महाराष्ट्र में आक्रमण कर देता है और उस समय महाराष्ट्र का नाम देवगिरी रहता है। देवगिरी ये अपने धन संपदा के लिए बहुत विख्यात था।
धन संपदा, संपदा के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात था। और यहाँ का जो राजा था इसका नाम था रामचंद्र देव। ये इसके ऊपर आक्रमण कर देता है बिना आदेश के, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बिना आदेश के, और इसको हरा भी दे देता है। ये अली गुरशस्प को हरा भी दे देता है, और हरा कर इसकी एक पुत्री रहती है झटपाली, इसको बंदी बनाकर अब बहुत धन संपदा लेकर ये फिर इलाहाबाद के समीप काड़ा मानिकपुर आ जाता है और झटपाली से ये शादी कर लेता है, झटपाली से विवाह कर लेता है। और इसी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है खिज्र खां, इसी का जन्म होता है। ये बाद में पढ़ा जाएगा खिज्र खां के बारे में। झटपाली रहता है उसके पुत्री का नाम, ये रामचंद्र देव की पुत्री के नाम झटपाली रहता है, इसको लेकर आता है 1296 में। और इतनी धन संपदा लेकर आता है काड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में, जब इतनी धन संपदा लेकर आता है तो इतनी धन संपदा देखने के बाद इसे सुल्तान बनने की लालसा जग जाती है। किसको? अली गुरशस्प को। जब धन संपदा इतना ज़्यादा रहता है कि इसको सुनने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने भतीजे के पास आता है और कहता है कि जितनी धन संपदा है वो हमको दे दो। ये कहता है कि बिल्कुल आपको दे देंगे, धन संपदा दे दो, बिल्कुल। बोलता है बिल्कुल आपको दे देंगे, लेकिन कुछ आपको नहीं देंगे, झटपाली नामक लड़की को नहीं देंगे, और कुछ अपने एक हीरा रखे रहता है अपने उसमें, वो कोहिनूर हीरा नहीं, एक ऑल अदर हीरा भी रखा रहता है, गर्दन में पहना रहता है, तो उस हीरा को भी ये मांगना चाहता है, जलालुद्दीन मांगना चाहता है और झटपाली को मांगना चाहिए। विवाद इसी पे होता है। अब विवाद जब होता है तो अली गुरशस्प अपने एक वफादार सिपाही इख्तियारुद्दीन को कहता है कि इसकी हत्या कर दो। इख्तियारुद्दीन क्या करता है, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है 1296 में। और हत्या जैसे ही करता है तो बर्नी एक जगह कहता है कि अभी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के गले से रक्त सूखा ही नहीं था तब तक चंदोबा इसके सर पे डाल दिया गया, यानी कि मतलब मुकुट इसके चंदोबा होता है, चंदोबा फारसी भाषा में चंदोबा को मुकुट कहते हैं। मुकुट इसके सर पे डाल दिया गया। किसके सर पे डाल दिया गया? ये इसके अली गुरशस्प के। और अली गुरशस्प अपना नाम बदल दिया और अलाउद्दीन खिलजी अपना नाम रख के दिल्ली पर शासन करने लगा, अलाउद्दीन खिलजी के नाम से, अलाउद्दीन खिलजी के नाम से ये शासन करने लगा था। देख लीजिए, एक तो बात है, एक थोड़ा सा भी समझ लीजिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उलिमाओं को अपने राजतंत्र में दखल देने से माना कर दिया था। ये प्रथम मुस्लिम था, ये प्रथम मुस्लिम शासक बनता है जो उलिमाओं को अपने राजतंत्र में दखल देने से माना करता है। ये समझ लीजिए कि प्रथम मुस्लिम शासक है।